हेलो फ्रेंड्स। हाँ, सब लोग अच्छे होंगे ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मतलब लॉकडाउन है यार। अच्छे तो नहीं है, लोग घर पे बोर हो रहे हैं, पर कर भी क्या सकते हैं। ठीक है। और आज पहले तो सबको थैंक्स। अरे बड़े अच्छे से कमेंट्स मुझे लिखते हो यार, बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। लगता है कि नहीं यार, खास ठीक चल रहा है सर। और आपके कमेंट्स से मुझे बताते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेहतर हाँ सही यही है कि आप लोग कमेंट्स करते रहें, बताते रहें, कमियां भी बताएं। जो चीज़ कमी है मेरे अंदर कि मतलब अरे यूट्यूब पे तो मैं अभी एकदम नया हूँ, और जो भी मतलब मेरे अंदर कमी आप कमेंट करोगे तो मैं थोड़ा सा और वर्क करूँगा, इसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। और आज की टॉपिक हमारी है डेरिवेशन ऑफ रेडियस nth ऑर्बिट्स इन बोहर मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया था, R = 53 पिकोमीटर का इंटू n²/z²। और इससे हम लोगों ने किसी भी एटम की रेडियस, किसी भी क्या मतलब बोहर की, तो बोहर का जो मॉडल था वो किस पे बेस्ड था, वो इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। इसी के लिए तो वैलिड था। तो मतलब बोहर का जो मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था। तो हाइड्रोजन लाइक जितने भी एटम थे उनकी रेडियस निकालने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया था कल के वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में, और हम लोगों ने रेडियस निकाला भी था। ठीक, और उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चूँकि हमने प्रॉमिस किया था तो हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, अपने वादे के साथ खड़े हैं। तो आज हम इसका करेंगे डेरिवेशन। ठीक, अब डेरिवेशन के लिए देखो मैंने हेडिंग डाल दी है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स इन बोहर मॉडल। ठीक है, पहले तो ये समझेंगे बच्चों कि ये nth ऑर्बिट क्या है, बाकी बातें तो बात की है। ठीक है, देखो मैंने जितनी केमिस्ट्री सीखी है, जितना मैं जानता हूँ कि यार केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ चीज़ें सीधे सीधे ये समझो कि अब उसको रटना नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे सीखते जाओगे। देखो शुरू में क्या होता है कि अगर आप लोग कंटिन्यूसली, आपका बेस बहुत अच्छा नहीं है तो कुछ चीज़ें तो माइंड के ऊपर से जाती है। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब ये है कि यार आती है तो पूरी आएगी, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो फिलहाल ऑर्गेनिक का है कि ऑर्गेनिक में अभी ये सब तो थोड़ा बहुत आपको है, चलो छूट गया कहीं से, थोड़ा बहुत जिग-जैग करके कर लोगे। लेकिन ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होता है कि या तो आएगा तो एकदम आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसलिए कोशिश कीजिए कि सब कुछ एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा चेन टाइप का जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया nth ऑर्बिट्स, nth ऑर्बिट से आप लोग ये कॉन्सेप्ट निकालो कि जैसे ये बोहर का मॉडल तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था, तो ये हो गया एटम, एटम में क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसके साथ न्यूट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा। तो यही थिंक करो कि सर बोल रहे हैं nth ऑर्बिट के लिए, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा तो क्या उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगा। अब कुछ बच्चे रॉन्ग कर देते, उनके माइंड में है कि हाइड्रोजन है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है। तो अगर जो लोग ये सोचते हैं तो यहीं पे वो अपनी ये प्रॉब्लम दूर कर लें। रॉन्ग है ये, क्योंकि किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, जिसको हम बोल सकते हैं nth ऑर्बिट या इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। ठीक है, जो ऑर्बिट्स का नंबर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ऑर्बिट्स का नंबर अगर इनफाइनाइट है तो आप बोलोगे सर जब ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट है सर, तो यहाँ पे उस इनफाइनाइट का क्या यूज है, जब इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एक ही है उसके पास, तो एक ही ऑर्बिट में रहेगा। तो सर ये nth ऑर्बिट की क्या रिक्वायरमेंट हो गई, तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, और गेन करके क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतने ही ऑर्बिट्स में वो जाता रहेगा। ठीक है, और ऑर्बिट्स का भी क्या है, प्लेस हम लोग डिसाइड करते हैं किससे, इस फार्मूले से। ठीक, जैसे हाइड्रोजन का है तो अब इलेक्ट्रॉन 53 पिकोमीटर पे आएगा पहले, फिर 212 पिकोमीटर पे आएगा, फिर 477 पिकोमीटर पे आएगा। ठीक है, बीच में कितनी भी ऑर्बिट्स मिल जाए वो वहाँ पे नहीं रह सकता है। ठीक, क्योंकि अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर कौन सा है, एक तो उसके पास वेव नेचर है, और दूसरा क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो पार्टिकल कैरेक्टर में मोस्टली वो ऑर्बिट में रहेगा, वेव कैरेक्टर में यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, बाद में इसी वेव को हम लोग क्या करते हैं, मीजर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, किससे, स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ से, और उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, अच्छा सा दूंगा। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे, मुझे अभी हर्षित ने कल बोला कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा है, तो रेडिएशन के साथ साथ स्पेक्ट्रम की एक अच्छी सी क्लास होगी
लगभग 1 घंटे की, और उसी में आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अभी छोटे छोटे टॉपिक ऐसे पढ़ते चलो, ठीक है। जब सारा मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा तो एक बार उसका जो है समरी टाइप का एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें चीज़ों को अरेंज करते चलेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना। तो अभी क्या हो गया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, लेकिन ये nth ऑर्बिट तक जा सकता है अगर इसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब nth ऑर्बिट तक अगर जो नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट्स ऑर्बिट्स में जाता है तभी उसकी एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाती है तो एट्रैक्शन क्या हो जाता है? तो एट्रैक्शन भी क्या हो जाता है? लगभग नील के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है एटम से, ठीक है। तो अब तो एक चीज़ सेट हो गया होगा कि हाँ सर, इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक जाना ही होता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी होती होगी? जीरो होती होगी, और जीरो होने के लिए उसे nth ऑर्बिट तक जाना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये तो एक बेस वाला कॉन्सेप्ट था, इसका यूज बहुत इसमें नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना था इसको, क्योंकि रेडियस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बिना रेडियस के हम वर्क नहीं कर सकते थे। अब आते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन के लिए भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे फोर्स की। क्यों फोर्स की बात करेंगे? क्योंकि सबको पता है फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ऑर्बिट क्या होगा? एटम के नियर होगा, और अगर फोर्स कम होगा तो क्या होगा? ऑर्बिट एटम के से दूर होगा। तो इसका मतलब फोर्स क्या कर रहा है? ऑर्बिट को इफेक्टेड कर रहा है ना। तो यानी अगर हम फोर्स को कैलकुलेट कर ले और फोर्स की हेल्प से, मतलब फोर्स को बना के इसकी हेल्प से हम ऑर्बिट का फार्मूला बनाएं तो हमको बाद में क्या होगा? बहुत ज़्यादा झेलना नहीं होगा। मतलब इन दोनों को हम इग्नोर कर दें कि जो फोर्स है उसको इग्नोर कर दें कि एटम में कौन कौन सा फोर्स है, उसको अगर हम इग्नोर कर दें और इग्नोर करके हमने फार्मूला बना दिया, अब फोर्स गुस्सा हो गया, फोर्स नाराज़ हो गया, बोलेगा चलो बेटा फार्मूला बनाए हो, अभी ऐसा फोर्स लगाते हैं सारा फार्मूला ही यहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फोर्स भैया को मनाते हुए हम लोग इस फार्मूले तक आएंगे, ठीक। तो फोर्स की बात कुछ लोगों के दिमाग में खटक रही कि सर फोर्स कहाँ से आ गए यहाँ पे। तो फोर्स की बात को समझने के लिए फिर वही, अब देखो ये न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस चैप्टर में तो भैया पीछा नहीं छोड़ने वाले आप लोग का। और जिनको इनसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो इनसे दोस्ती कर लो। अगर दोस्ती नहीं कर पाए, दुश्मनी करोगे तो फिर ठीक नहीं है, हैं। सो देखो फोर्स की बात करते हैं तो सबको पता है प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने ई प्लस से कर लिया क्योंकि चार्ज है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे भी कोई ना कोई चार्ज होगा, इसको हमने चलो माइनस से कर लिया। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? अट्रैक्शन है, ठीक है। अब इस अट्रैक्शन से भी तो एक फोर्स क्रिएट होगा। अब जो लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े उनको क्लियर होगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर करते हैं हम, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, उसको बोलते थे कूलाम लॉ। कूलाम लॉ क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। अब ये सब फिजिक्स में बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। अगर फिजिक्स थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ा देते हैं। जैसे बोहर का जो मॉडल था वो मॉडल किस पे बेस्ड था? सोलर सिस्टम पे। अब ये हो गए सूरज चचा, इसके बगल में हो गई हमारी धरती माता जिसको आप लोग अर्थ बोलते हो, ठीक। ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये माना कि एक पे Q1 होगा, एक को मान लिया Q2, और इन दोनों के बीच का जो रेडियस होगा इन्होंने इसको मान लिया R स्क्वायर। क्यों मान लिया? क्योंकि Q1 है, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, इन्होंने माना। Q2 है, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, और इसी को इन्होंने अपना सोच समझ के, पढ़ लिख के, बुद्धि लगा के अपना बना दिया एक फार्मूला जिसको बोला गया कूलाम्स का लॉ। और इससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक। तो अब चूंकि एक हमारे पास फोर्स आ गया कि एटम के अंदर एक फोर्स मिल गया हमको, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले एक साइड इसकी बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि और कौन सा फोर्स लगता है। तो चलो, एक फोर्स हमारे सामने आ गया और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या? ये दो डिफरेंट चार्ज पे वर्क करेगा, ठीक है। एक तो पॉजिटिव पे या नेगेटिव, इन दोनों के लिए होता है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो देख लेते हैं वेयर K क्या है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट। किस यूनिट में, ये भी कभी कोई पूछता है। ये MKS यूनिट में होता है और SI यूनिट में होता है। ठीक, और K की वैल्यू 1 होती है किसमें, CGS यूनिट में, CGS यूनिट में। Q1 क्या है, Q1 होता है चार्ज। अगर हमने मान लिया Q1 चार्ज है प्रोटॉन का, Q1 क्या है, चार्ज पार्टिकल। Q1 क्या है, चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे चार्ज हमने इसको मान लिया प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, Ze+। Q2 हमने मान लिया चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा E-। ठीक, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर लो इसको थोड़ा सा। तो इसके बारे में तो पता चल गया, लेकिन सर आप बोलोगे सर ये E0 क्या है। तो E0 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। E0 इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि E0 का जो वो है फंक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो देखो मेन क्या है, डेरिवेशन बच्चों को भूलते बहुत है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैसे कहानी से पढ़ो तो दिक्कत नहीं। ये मान लो यहाँ पे ये Q1 हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया Q2, ये हो गया नेगेटिव। मान लो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, स्पेस है पूरा का पूरा। तो अब इसका जो अट्रैक्शन होगा, मान लो उसको हमने मान लिया X। ठीक, इसी सेम चीज़ को हमने क्या किया, सेम चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, अब बीच में हमने क्या किया, इसमें एयर फिल कर दिया, एयर फिल कर दिया। तो जब एयर फिल करेंगे तो अट्रैक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ना, एयर ना कुछ तो उसको इफेक्ट करेगा। तो इससे मान लो कि इसमें कुछ अट्रैक्शन में चेंज हो गया, उसको हमने XY मान लिया। ठीक, फिर क्या किया हमने, Q1 प्लस है और ये Q2 है, इसके बीच में हमने वाटर फिल कर दिया। तो मीन्स ये जो मीडियम है ओवरऑल जो है, ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या कर रहे हैं, ये मीडियम अट्रैक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कुछ अट्रैक्शन पे कुछ अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं ना। तो इसी इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। इसी अट्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से, और जिसकी वैल्यू होती है 8.82 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर ऑब्लिक जूल इंटू मीटर। चाहो तो आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर जूल इंटू मीटर। अब इससे क्या हो गया कि अब भैया एयर लगाओ, चाहे स्पेस लगाओ, चाहे वाटर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। E0 की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो गई। ठीक, बात समझ आ गई। अगर E0 की वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं मिलती तो क्या होता, तो यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू आती, यहाँ पे कुछ दूसरी होती, यहाँ पे क्या होती, कुछ दूसरी होती। तो इन सब से बचने के लिए कुछ लोगों ने वर्क किया होगा, उन लोगों ने E0 की वैल्यू को सीधे सीधे फाइंड आउट करके बोल दिया कि ये वैल्यू फिक्स है। अब चाहे जैसा मीडियम हो, चाहे वाटर वाला मीडियम हो, चाहे एयर वाला मीडियम हो, चाहे स्पेस वाला मीडियम, सब जगह E0 की वैल्यू यही फिक्स हो गई। ठीक, अब देखो ये सब जो वैल्यू है, ये सब थोड़ा सा दिमाग को जिगजैग करती है, इसलिए मैं पेपर में थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं गलत हो जाएगा। जो रॉन्ग हो जाएगा तो कौन यार फिर 35 मिनट्स इस गर्मी में अपनी जान देगा। ठीक है, लेकिन मैं तो दूंगा, टीचर हूँ, थोड़ा सा मुझे भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है आप लोग के लिए। तो बच्चों अब एक चीज़ देखो, अब हमको मिल गया K के लिए एक वैल्यू, तो ये है। अब ये वैल्यू देखने से खतरनाक लगी, क्योंकि E0 की वैल्यू मान लो ये रखा जाए, फिर ये पाई की वैल्यू रखा जाए, फिर 4 रखा जाए। ठीक है, तो इतना ताम झाम करने से बढ़िया ये है कि अगर K की वैल्यू हम CGS यूनिट में ले लें, ये वाली, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही तो है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर जो इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब इससे भी मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होगा। ठीक है, और हमको सब समझने की बात है। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग सीधे एक सिंपल सा वेज सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, K की वैल्यू को 1 ही मान लेते हैं। ठीक, अब K की वैल्यू को 1 मान के हैं और इन सब वैल्यू को यहाँ पुटअप कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, टॉपिक अच्छी रहेगी तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये सब का बहुत ज़्यादा यूज तो है फिलहाल नीट वूट में, लेकिन अभी बोर्ड के पर्पज़ पे नहीं है। सिलेबस बहुत स्लो है ना, अभी 2nd चैप्टर चल रहा है,
थोड़ा सा खींचेंगे, नहीं होगा तो एक बोर्ड खरीदेंगे, घर पे लगाएंगे, रात में कुछ वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट सब वैल्यू पुटअप करते हैं, के के लिए 1 ही हो गया, तो Q1 मान लो प्रोटॉन का है, तो Q1 मान लो प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन को आप लोगों ने किससे किया था, Ze+ से, तो इसको हमने मान लिया Q1। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया, ऐसे लिख लेते हैं कि Q1 जो हो गया इसको हमने मान लिया Ze+, Q2 हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन का माइनस, अपान क्या कर दिया, r² कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा Q1 क्या है, Ze है, Q2 क्या है, E है, तो अब ऐसे रख लो Ze+ इंटू E- या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या सीधे r², तो आपको मिल जाएगा Ze² अपान r²। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एक तो मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, Ze² अपान r²। ठीक, अब देखते हैं क्या एटम में और भी कोई फोर्स लगता है क्या, तो हम पहले इसी फोर्स की तुलना करते हैं। दिख रहा हो आप लोग को, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब हम अगर जो बोल रहे हैं कि इन दोनों में अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर जो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस ब्लास्ट से बचने के लिए क्या होगा, ऐसा होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि इसमें और भी कोई फोर्स लगता है, और उस फोर्स के लिए बारे में ऑलरेडी हम लोग को कौन बताए थे, रदरफोर्ड साहब बताए ही थे। तो उन्होंने कौन सा फोर्स बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास m होगा और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा, और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपान r। ठीक, सो अब बच्चों हमारे पास दो टाइप के फोर्स हैं, और यही दोनों फोर्स की हेल्प से हम इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। इन्हीं दोनों फोर्स की हेल्प से अब हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, तो देखो अब एटम है, और एटम में जो फोर्स है उसको अगर हम सिंपल लिख लें, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, अब बाद में आप लोग कर लेना। इसकी वैल्यू को अभी हम लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ये वो है आपका Ze² अपान r², और ये इक्वल होती है किसके, इट इज इक्वल टू mv² अपान r के। अब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और इसी कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन भी शो कर लेता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से वो न्यूक्लियस में गिरता भी नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, अब दोनों में को क्या करो, मल्टीप्लाइंग बाई m बोथ साइड। ठीक है, दोनों को दोनों साइड्स में क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर लो, और m से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से तुमको मिलेगा Ze² m अपान r² इज इक्वल टू m का m² अपान v²। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ एक r है, यहाँ r है, तो एक r से एक r ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा Ze² m अपान r² इज इक्वल टू m² v²। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब चूंकि बोहर का आपको मैंने रेडियस निकालना बता दिया था, बोहर का हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं, तो बोहर के रूल से कुछ लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोहर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है NH² अपान क्या होता है 2πr के, पढ़ा था ना हम लोगों ने। पढ़ा था कि जो mvr होगा वो होगा NH अपान 2π के, स्क्वायर नहीं रहेगा, NH अपान 2π, NH अपान 2π। ठीक है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, NH अपान 2π, अच्छा ये r नहीं रहेगा, r तो इधर से उधर जाएगा तब होगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपान 2π। अब देखो क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे m² हो जाए और ये क्या है v², तो अगर यहाँ भी m² और v² कर लिया जाए, r को उधर भेज दिया जाए। ठीक है, तो m² v² करने के लिए क्या करना होगा, और r को उधर भेजने के लिए क्या करना होगा, पहले r को उधर भेजते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं mv इज इक्वल टू NH अपान 2πr। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या चाहिए, इसको स्क्वायर करना, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, m² v² n² h² अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा, π² r²। ठीक,
तो ये आपका था इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब आते हैं, अब दोनों इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड्स की जो वैल्यू आप कभी निकाले उसको रख दो। तो रखोगे तो क्या होगा, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट था आपका क्या, जेड ई स्क्वायर एम अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई ना, ये देखो ये मिल गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू रख दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई, फिर क्या है आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या यार, रॉन्ग ये हो रहा है, हम लोगों ने आर से तो एक को कट किया था, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है आर ही होगा, देखो रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आर होगा, है ना, क्योंकि देखो आर स्क्वायर था, ये आर था, तो ये आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आर बचेगा। ठीक, फिर वही प्रोसेस, यहाँ एक आर है, ये एक आर कैंसिल हो गया। अब बचा कि यहाँ पे आर, तो हमको निकालना रेडियस, हम लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई जेड ई स्क्वायर एम, यही तो होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एम। अब इसको और भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एन स्क्वायर और जेड को अलग कर लिया जाए, तो और लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपान 4 पाई ई स्क्वायर एम इंटू क्या होगा, एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक, अब इन सब की वैल्यू रख दी जाए, इन सब की वैल्यू रख दी जाए, तो इन सब की जब वैल्यू रखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 52.6, और हम लिखेंगे ओवरऑल 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक, जिसको वैल्यू नहीं पता वो वैल्यू लिख लो। एच क्या होता है, एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जूल में होता है। ठीक, उसके बाद आपका पाई की वैल्यू सबको पता होता है 3.14। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, माइनस में। प्रोटॉन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कूलाम के होता है। मास की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है -9.1 या 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। प्रोटॉन का कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम। ठीक, तो ये सब वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये आएगा 53 पिकोमीटर। तो सब लोग 11th में हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन अगर जो नहीं करना हो तो आप लोग इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं तो यही कहूँगा कैलकुलेशन करके किसी भी चीज़ को सीखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमने तो आपको वे बता दिया, अब वे बता दिया, अब यहाँ पे हम क्या करें, अगर जो ये यहाँ पे 6.62 रखें इंटू 10⁻34 रखें, फिर 4 इंटू 3.1 करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखो, पाई स्क्वायर होगा यार, ये छूट गया, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पुटअप करोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू, जो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 पिकोमीटर ऑफ एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। अब हम लोगों ने किसके लिए निकाला था, हम लोगों ने निकाला था nth ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ लगा देंगे आर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था डेरिवेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो भी कमेंट करना, नहीं आया होगा तो भी कमेंट करना। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री क्या होगा, अपने लेवल पे आएगा, और लेवल पे आएगा तो थोड़ा थोड़ा, अब मैथ के स्टूडेंट्स को तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहती है, तो जितना ईजी हो सके उतना बनाने की कोशिश किया जाएगा, जैसे इसको बनाया गया। ठीक है, अब कैसे बनाया गया, यहाँ पे हम लोगों ने जेड की वैल्यू 1 रख ली। ठीक है, तो तुम लोग को डायरेक्ट डेरिवेशन करना, तुम लोग सीधे लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करना है, वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है m से दोनों साइड में, उससे मिल जाएगा आपको ये फार्मूला, इसको फर्स्ट बना लो। फिर क्या करो, बोहर मॉडल के से एंगुलर मोमेंटम वाला फार्मूला लो, और उससे m स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे,
एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिया, रेडियस को इधर भेज दिया, 2πr हो गया। फिर क्या करोगे, अब ये m और v और ये सबको अगर जो स्क्वायर कर लिया तो इसका इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, सबका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर किया तो क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक, अब दोनों फार्मूला को मिक्स कर लिया, या दोनों फार्मूला की हेल्प से हमने क्या किया, एक फार्मूला बनाया जो कि फार्मूला हमारा क्या होगा, रेडियस का। कैसे बनाया, तो वैल्यू पुटअप कर दी किसकी जगह पे, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर ली। पुटअप करने के बाद r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसको रेडियस निकाला तो r को बाहर ले आया, r को बाहर लाया तो क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर z स्क्वायर है m। ठीक, इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था, क्योंकि हमको फार्मूला में n स्क्वायर और z को क्या करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था। तो सारी वैल्यू को जो हमको रखनी है, जो कि ऑब्जेक्ट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको यहाँ पे रख के सॉल्व किया तो क्या मिल गया, 53 पिको मीटर। ठीक है, और इससे हम निकालते थे किसी भी एटम की रेडियस, जो किसके सिमिलर होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक, अब एनर्जी का भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं भीग गया हूँ पसीने से, तो उसको दूसरे वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़िए अच्छे से।